ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के दशक की शुरुआत में भारत आई थी। व्यापार और व्यवसाय करने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी और लगभग भीख मान रही थी। 150 वर्षों के भीतर ब्रिटिश व्यापारियों की संपन्न फर्म अपनी स्वयं की शक्तिशाली निजी सेना द्वारा समर्थित अनिवार्य रूप से भारत पर शासन कर रही थी। 1800 के दशक में भारत में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार हुआ, जैसा कि 1857-58 के विद्रोह तक होता रहा। उन बहुत ही हिंसक झटकों के बाद चीजें बदल गईं, फिर भी ब्रिटेन का नियंत्रण अभी भी बना हुआ था और भारत शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की एक चौकी की तरह था। सम्राट अविश्वसनीय रूप से धनी था और एक आलीशान महल में रहता था और वह ब्रिटेन के साथ व्यापार में दिलचस्पी नहीं रखता था, क्योंकि वह कल्पना नहीं कर सकता था कि ब्रिटिशों के पास वह सब कुछ होगा जो वह चाहता है। रो ने यह महसूस किया कि अन्य दृष्टिकोण बहुत ही अधीनस्थ थे, इसलिए पहले तो उनसे निपटना जानबूझकर मुश्किल था। उन्होंने सही ढंग से महसूस किया कि पहले के दूतों ने बहुत अधिक मिलनसार होने के कारण सम्राट का सम्मान हासिल नहीं किया था। रो की रणनीति काम कर गई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में परिचालन स्थापित करने में सक्षम हो गई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1500 के दशक की शुरुआत में हुई थी, जब बाबर नामक सरदार ने अफगानिस्तान से भारत पर आक्रमण किया था। मुगलों ने उत्तरी भारत के अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया था और जब तक अंग्रेज आए तब तक मुगल साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो चुका था। सबसे प्रभावशाली मुगल बादशाहों में से एक जहांगीर का बेटा शाहजहां था, जिसने 1628 से 1658 तक शासन किया। उसने साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत सारा खजाना जमा किया और इस्लाम को आधिकारिक धर्म बना दिया। जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई तो उसने उसकी कब्र के रूप में ताजमहल बनवाया। मुगलों को कला के संरक्षक होने पर बहुत गर्व था और उनके शासन में चित्रकला, साहित्य और वास्तुकला का विकास हुआ। 1700 का दशक ब्रिटेन का प्रभुत्व स्थापित हुआ। 1720 के दशक तक मुगल साम्राज्य पतन की स्थिति में था। अन्य यूरोपीय शक्तियां भारत पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी और मुगल क्षेत्रों को विरासत में प्राप्त अस्थिर राज्यों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी स्वयं की सेना स्थापित की, जिसमें ब्रिटिश सैनिकों के साथ साथ सिपाही नामक देशी सैनिक भी शामिल थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भारत में ब्रिटिश हितों ने 1740 के दशक से सैन्य विजय प्राप्त की तथा 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ वे प्रभुत्व स्थापित करने में सक्षम हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर ली, यहाँ तक कि एक न्यायालय प्रणाली भी स्थापित कर दी। ब्रिटिश नागरिकों ने भारत के भीतर एक एंग्लो इंडियन समाज का निर्माण करना शुरू कर दिया और अंग्रेजी रीति रिवाजों को भारत की जलवायु के अनुकूल बना दिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन को राज के नाम से जाना जाता है, जो संस्कृत शब्द राजा से लिया गया है, जिसका अर्थ है राजा। 1858 के बाद तक इस शब्द का आधिकारिक अर्थ नहीं था, लेकिन यह उससे कई साल पहले से ही लोकप्रिय उपयोग में था। संयोगवश ब्रिटिश राज के दौरान कई अन्य शब्द भी अंग्रेजी में प्रचलन में आए। बैंगल, डंगरी, खाकी, पंडित, सीर्स्कर, जोधपुर, कुशी, पैजामा और कई अन्य। ब्रिटिश व्यापारी भारत में बहुत धन कमा लेते थे और फिर घर लौट आते थे। अक्सर ब्रिटिश उच्च समाज के लोग उन्हें नवाब कहकर उपहास का पात्र बनाते थे, जो मुगलों के अधीन एक अधिकारी की उपाधि थी। भारत में जीवन की कहानियों ने ब्रिटिश जनता को आकर्षित किया और 1820 के दशक में लंदन में प्रकाशित पुस्तकों में हाथी की लड़ाई जैसे अनोखे भारतीय दृश्य छपे। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटेन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। पारंपरिक कहानी यह है कि भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाही कहा जाता है, ने अपने ब्रिटिश कमांडरों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि नई जारी की गई राइफल कारतूसों में सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी, जिससे वे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए अस्वीकार्य हो गए। इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन विद्रोह के पीछे कई अन्य अंतर्निहित कारण थे। अंग्रेजों के प्रति नाराजगी कुछ समय से बढ़ रही थी और नई नीतियों ने अंग्रेजों को भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने की अनुमति दे दी, जिससे तनाव और बढ़ गया। 1857 की शुरुआत तक हालात चरम पर पहुंच गए थे।